हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि एक इन्वेस्टर जब ये एनालिसिस करता है कि हमें एक सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो उस सिक्योरिटी की रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि सिक्योरिटी से क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है, क्या रिटर्न आने की उम्मीद है और क्या वहां पे रिस्क है। अकॉर्डिंगली एक इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि वो जो रिटर्न और रिस्क चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्हें वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, कि जब मैं अपना सारा का सारा पैसा एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके अपना एक पोर्टफोलियो बना लेता हूं, एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी बना लेता हूं, उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे किया जाए वो भी हमें यहाँ पे देखना है। तो पोर्टफोलियो को मैनेज सिंपल सा इस तरीके से करना होता है कि रिटर्न हमें मैक्सिमम मिल जाए और रिस्क हमारी कम से कम हो। और इस सीक्वेंस में हमने सबसे पहले सिक्योरिटी का एनालिसिस लास्ट क्लास में स्टार्ट किया कि एक इन्वेस्टर सिक्योरिटी के एनालिसिस में एक सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ईयर एंड वैल्यू ऑल्सो नोन एज सेल वैल्यू माइनस ईयर बिगिनिंग वैल्यू, यू कैन ऑल्सो से परचेज कॉस्ट, प्लस कोई भी डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय ईयर बिगिनिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप रिटर्न निकाल सकते हो। अब होता क्या है, ये होते तो फ्यूचर के जस्ट एस्टिमेशन ही है कि मैं कहूं कि ईयर एंड वैल्यू 20 रुपए भी हो सकती है, 30 रुपए भी हो सकती है, 40 रुपए भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली ये सिक्योरिटी रिटर्न भी वेरी करेगी। तो कई बार हमें सिक्योरिटी की रिटर्न अलग अलग गिवन होती है विद देयर प्रोबेबिलिटीज। तो उस सिचुएशन में हम एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आर बार से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न लिखते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी और आर इंटू पी का जब समअप करते हैं तो दैट इज नॉन एज एवरेज रिटर्न, ऑल्सो नॉन एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसके बाद एक इन्वेस्टर जब सिक्योरिटी रिस्क जानना चाहते हैं तो सिक्योरिटी की रिस्क को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से इंडिकेट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस। तो सर वेरियंस कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ वेरियंस बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले कॉलम में रिटर्न लिख लो, देन प्रोबेबिलिटी, देन आर इंटू पी करके समअप करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। और वेरियंस के लिए आर माइनस बार आर स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करके जब इस कॉलम का सम करेंगे तो आपको वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है। मैंने आपको इस पे भी क्वेश्चन करवा दिए थे, वेरियंस का अंडर रूट करके रिस्क भी कैलकुलेट करवा दिया था। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, मतलब सिक्योरिटी की रिटर्न और सिक्योरिटी की रिस्क कैलकुलेट करना लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जब हमारे पास कई सिक्योरिटीज गिवन हो। अगर हमारे पास कई सिक्योरिटीज का रिटर्न और रिस्क गिवन है और हमें उसमें से कुछ सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी हो, तो कैसे सिलेक्ट करें। इस सिचुएशन को बोला जाता है व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट ए नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आउट ऑफ गिवन सिक्योरिटीज। कि हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज गिवन होगी, उसका सिक्योरिटीज का रिटर्न और रिस्क गिवन होगा, तो हमें उनमें से कुछ सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी है। वो कुछ सिक्योरिटी कैसे सिलेक्ट करें, तो व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट when we have to select some securities out of given securities। of course दो या दो से ज्यादा सिक्योरिटीज का आपके पास डेटा गिवन होगा, हमें उसमें से कुछ सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी है। सिचुएशन क्या है, व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट सम सिक्योरिटीज आउट ऑफ गिवन सिक्योरिटीज। तो सर इसके लिए क्या करना है, ध्यान देना, आपको रिस्क गिवन होगी, कुछ सिक्योरिटीज की रिस्क गिवन होगी और कुछ सिक्योरिटीज की आपको रिटर्न गिवन होगी। आपके पास कुछ सिक्योरिटीज का रिस्क और रिटर्न गिवन होगा। मान लो एक सिक्योरिटी है, पहली सिक्योरिटी, जिसका आपके पास रिस्क गिवन है से एग्जांपल 5% और रिटर्न गिवन है से एग्जांपल 8%। रिस्क भी परसेंटेज में और रिटर्न भी परसेंटेज में। सर एक सिक्योरिटी गिवन है, रिस्क है 5%,
रिटर्न है 8%, और उसके बाद से एग्जांपल दूसरी सिक्योरिटी है से एग्जांपल रिस्क है 6% और रिटर्न है से एग्जांपल 9%। दो सिक्योरिटी लिए मैंने एक बार। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट सम सिक्योरिटी आउट ऑफ गिवन सिक्योरिटीज के। मान लो ये दो सिक्योरिटीज है, रूल्स क्या है इसके सिलेक्शन के, पॉइंट्स कुछ ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, जो पहली सिक्योरिटी होगी, सबसे पहले तो पहली सिक्योरिटी छोड़ो, आपके पास जितनी भी सिक्योरिटीज गिवन होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, उन सिक्योरिटीज को रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। जैसे मैंने यहां पे दो सिक्योरिटी ली है, आप देख सकते हो मैंने रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सिक्योरिटीज को रखा है। तो सर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, all the securities should be placed in increasing order of risk, in increasing order of risk with their returns, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपके पास क्वेश्चन में सिक्योरिटीज गिवन हो उनको रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर लेना, और रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो भी उनकी रिटर्न होगी सामने रिटर्न भी लिख लेना। देन क्या करना है, हमें सबसे पहले जो फर्स्ट सिक्योरिटी होगी हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट द फर्स्ट सिक्योरिटी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहली सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब मैं इस सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि नेक्स्ट सिक्योरिटी का क्या सीन है। नेक्स्ट सिक्योरिटी का सीन ये हो सकता है, आप देख सकते हो रिस्क बढ़ रहा है लेकिन साथ में रिटर्न भी तो बढ़ रहा है। अगर रिस्क तो बढ़ेगा ही, देखो क्योंकि हमने सारी की सारी सिक्योरिटीज को रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, तो रिस्क तो बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। लेकिन अगर रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको दूसरी सिक्योरिटी को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान क्या रखना है, पिक द नेक्स्ट सिक्योरिटी या फिर कंपेयर द नेक्स्ट सिक्योरिटी किसके साथ, विद प्रीवियसली सिलेक्टेड सिक्योरिटी। जो आपने प्रीवियस सिलेक्टिव करी है सिक्योरिटी ये वाली, इसके साथ आपने नेक्स्ट सिक्योरिटी को कंपेयर करना है। कंपेयर द नेक्स्ट सिक्योरिटी विद प्रीवियसली सिलेक्टेड सिक्योरिटी इफ रिस्क एंड रिटर्न both are in increasing, if risk and return both are in increasing order, then next security should also be selected। तो आपको अगली सिक्योरिटी भी सिलेक्ट कर लेनी। प्रीवियस के साथ कंपेयर करेंगे, अगर रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ रहा है तो आपको नेक्स्ट सिक्योरिटी भी सिलेक्ट कर लेनी। सर ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी को हमें कंपेयर करना है प्रीवियस सिक्योरिटी के साथ, प्रीवियस सिलेक्टेड सिक्योरिटी के साथ। अगर रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ गया तो हमें ये सिक्योरिटी भी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटी देखेंगे। रिस्क तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, से एग्जांपल 7% है, और रिटर्न जो है से एग्जांपल 9% है। रिस्क बढ़ गई 7% लेकिन रिटर्न 9% ही है। तो अब हमें फिर से कंपेयर करना है नेक्स्ट सिक्योरिटी को प्रीवियसली के साथ। सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर सिक्योरिटी का रिटर्न तो सेम है, रिस्क बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक तो मैं आपको कहूं सर 6% का रिस्क देगा आपको 9% की रिटर्न, एक आपको 9% के लिए 7% रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो आप कौन सी सिक्योरिटी के लिए जाओगे,
सर ऑफ कोर्स मैं अगर रिटर्न सेम है तो कम रिस्क वाले के साथ जाऊंगा, तो मैं 6% वाली सिलेक्ट करूंगा। तो मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो यही सिलेक्ट हो रही है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली सिक्योरिटी फिर हम ड्रॉप कर देंगे, मतलब इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कंसिडर करना है, इफ, अब मैं बार बार ये नहीं लिख रहा कि कंपेयर द नेक्स्ट सिक्योरिटी विद प्रीवियसली सिलेक्टेड सिक्योरिटी, क्योंकि आपने करना ही क्या है, नेक्स्ट सिक्योरिटी को प्रीवियसली सिलेक्टेड के साथ कंपैरिजन करते रहना है। इफ रिस्क इंक्रीज्ड, if risk increased but return is same और डिक्रीज, हो सकता है रिस्क बढ़ जाए रिटर्न कम हो जाए। इफ रिस्क इंक्रीज, अगर रिस्क बढ़ जाता है रिटर्न या तो सेम रहे या फिर डिक्रीज हो जाए, देन दिस सिक्योरिटी शुड नॉट बी सिलेक्टेड, दिस सिक्योरिटी शुड नॉट बी सिलेक्टेड। तो फिर आपने इस सिक्योरिटी को सिलेक्ट नहीं करना, तो इसके क्रॉस लगा दो, पिछली तो सिलेक्टेड थी। इसके बाद और क्या सिचुएशन हो सकती है, सर मान लो नेक्स्ट सिक्योरिटी है जिसका रिस्क है 8%, जिसका रिस्क है 8%, जिसका रिस्क है 8%, और रिटर्न जो है वो है से एग्जांपल एक बार रिस्क को 8 नहीं 7 ही लेता हूं। मान लो नेक्स्ट सिक्योरिटी है जिसका रिस्क है 7%, लेकिन रिटर्न है 10%, क्योंकि 7 के साथ 7 ये ऊपर भी लिखी जा सकती थी, ये नीचे भी लिखी जा सकती थी। मान लो मैंने सीक्वेंस में कुछ ऐसे लिख दिया, मान लो रिस्क है 7% और रिटर्न है 10%, तो हम क्या करेंगे, इस सिक्योरिटी के डेटा को प्रीवियसली सिलेक्टेड सिक्योरिटी के साथ कंपेयर करेंगे। तो आप देखोगे सर रिटर्न रिस्क जो है वो बढ़ रही है, रिटर्न भी बढ़ रही है, तो ये सिक्योरिटी तो आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि इसमें तो आपका थर्ड जो पॉइंट है वो अप्लाई हो गया कि सर रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप इसको भी सिलेक्ट कर लो। तो हम इस सिक्योरिटी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, इस सिक्योरिटी को अभी सिलेक्ट कर लेंगे। अब मान लो नेक्स्ट सिक्योरिटी है जिसका रिटर्न रिस्क फिर से 7% है और रिटर्न जो है वो है आपका 11% का। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, सर रिस्क है 7% का और रिटर्न है 11% का, तो हम इस सिक्योरिटी को प्रीवियसली सिलेक्टेड मतलब इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे सर रिस्क तो सेम है बट रिटर्न अगली वाली सिक्योरिटी में ज्यादा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना है, ये 11% वाली सिक्योरिटी सिलेक्ट करके ये पीछे वाली जो आपने सिलेक्ट करी थी इसको ड्रॉप कर देना है। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं कहूं 7% रिस्क में एक सिक्योरिटी तो आपको 10% की रिटर्न देगी, एक सिक्योरिटी 11 की देगी, तो ऑफकोर्स आप दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करोगे, सर 11 के लिए, तो 11 वाली आपको सिलेक्ट करके प्रीवियस वाली ड्रॉप कर देनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है, इफ next security risk is same, if next security risk is same, रिस्क तो सेम है, क्योंकि देखो रिस्क कम नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो रिस्क या तो बढ़ेगी या सेम रहेगी। इफ नेक्स्ट सिक्योरिटी रिस्क इज सेम बट रिटर्न इंक्रीज्ड, then this security, मतलब नेक्स्ट वाली जो हम बोल रहे हैं, this security should be selected, next security should be selected and previously selected security, जो जस्ट इससे पहले आपने सिक्योरिटी सिलेक्ट करी थी, प्रीवियसली सिलेक्टेड सिक्योरिटी शुड बी ड्रॉप्ड। एक तरीके से आप अब क्या करने जा रहे हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो कि सर कौन कौन सी सिक्योरिटी मैं सिलेक्ट करूं जिससे मेरा रिस्क कम हो और रिटर्न मुझे ज्यादा मिले। तो बस ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सिचुएशन देखने को मिल सकती है।
तो कहानी क्या है, दोबारा समझो कि अगर हमें कुछ सिक्योरिटीज गिवन होगी रिटर्न और रिस्क के साथ, तो हमें उनमें से कुछ सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी हो तो करना क्या है सर, सबसे पहले सारी की सारी सिक्योरिटीज को रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो विद द रिटर्न। पहली सिक्योरिटी सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट सिक्योरिटी को प्रीवियस के साथ कंपेयर करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या सिचुएशन हो सकती है सर, हो सकता है नेक्स्ट सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ रहा हो, तो अगली भी सिलेक्ट कर लो। पिछली तो सिलेक्टेड ही रहने देनी है, अगली भी सिलेक्ट कर लो। एक सिचुएशन हो सकती है कि रिस्क आपका बढ़ जाए बट रिटर्न जो है वो अगली सिक्योरिटी का कम हो जाए या फिर सेम रहे, तो सर ये जो सिक्योरिटी है, दिस सिक्योरिटी शुड बी नॉट सिलेक्टेड, दिस सिक्योरिटी शुड नॉट बी सिलेक्टेड। अगर सिचुएशन ये हो गई कि सर रिस्क तो सेम है नेक्स्ट सिक्योरिटी का, लेकिन रिटर्न बढ़ रही है, तो फिर नेक्स्ट वाली जो सिक्योरिटी है, दिस सिक्योरिटी, उसको सिलेक्ट कर लो और प्रीवियस वाली जो सिक्योरिटी है उसको आपने ड्रॉप कर देना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो गिवन सिक्योरिटीज होती है उनमें से हम कुछ सिक्योरिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे जो सिक्योरिटीज सिलेक्ट होगी उनको एफिशिएंट सिक्योरिटीज बोला जाता है, और जो सिक्योरिटीज यहां पे सिलेक्ट नहीं हो पाती, जैसे आप देख रहे हो कि ये और ये सिक्योरिटी सिलेक्ट नहीं हो पा रही, तो ये जो सिक्योरिटीज है जो सिलेक्ट नहीं हो पा रही उनको बोला जाता है इनएफिशिएंट सिक्योरिटीज, और जो सिलेक्ट हो जाती है उनको बोला जाता है एफिशिएंट सिक्योरिटीज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कमेंट में, selected securities are known as selected securities are known as efficient and dropped securities are known as inefficient। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ एफिशिएंट सिक्योरिटीज कौन सी है और इनएफिशिएंट कौन सी है, तो सिंपल सी बात है, जो सिलेक्ट हो गई वो एफिशिएंट है, जो ड्रॉप्ड हो गई, जो सिलेक्ट नहीं हो पाई, वो इनसफिशिएंट, वो इनएफिशिएंट कहलाएगी। हेडिंग पुट करनी है आपने, व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट सम सिक्योरिटीज आउट ऑफ गिवन सिक्योरिटीज। और ये जो मैंने आपके सामने 3 स्लाइड्स रखी है ये आपने कॉपी करनी है। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने जिसके थ्रू आपको सिचुएशन से समझाने की कोशिश करी है। बेटर आप इसको कॉपी करोगे तो आपको चीजें अंडरस्टैंड करने में ज्यादा इजी लगेगा। कॉपी करो इसको।
चलो इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फॉलोइंग इज डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज। हमारे पास 6 सिक्योरिटीज का डेटा गिवन है। सिक्योरिटीज के नाम है ABCDE और F। इन सिक्योरिटीज का हमें रिटर्न भी गिवन है और रिस्क भी गिवन है। अज्यूमिंग 3 विल हैव टू बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन ने यहाँ पे क्लियर किया है कि 3 आपको सिलेक्ट होनी है, यहाँ पे 3 सिलेक्ट करनी है। स्टेट विच वंस विल बी पिक्ड। तो बताओ वो 3 सिक्योरिटीज कौन सी यहाँ पे सिलेक्ट होनी है। तो 6 में से अगर 3 सिलेक्ट करनी है तो हमने जो स्टेप्स देखे हैं वो हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 6। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सारी की सारी सिक्योरिटीज को रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है और उसके साथ उनकी रिटर्न भी मेंशन कर लेनी है। रिस्क और रिटर्न। सर रिस्क इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी है। कम से कम रिस्क क्या दिखाई दे रही है सर, कम से कम रिस्क दिखाई दे रही है 4 4 देन 5 5 देन 6 देन 12। तो 4 4 4% की 2 सिक्योरिटीज है, फिर 5% रिस्क की 2 सिक्योरिटी है, एक है 6% रिस्क की सिक्योरिटी और एक है 12% रिस्क की सिक्योरिटी। सर 4% रिटर्न वाली सिक्योरिटी, रिस्क वाली सिक्योरिटीज की रिटर्न है 8 4 8% 4%। 5% रिस्क वाली सिक्योरिटी की रिटर्न है 8 और 9%, 8 और 9%। 6% रिस्क की सिक्योरिटी का रिटर्न है 8% और 12% रिस्क वाली सिक्योरिटी की रिटर्न है 12%। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब आप रूल्स अप्लाई करना शुरू कर दो। सबसे पहले यही कहते हैं रूल में कि सबसे पहली सिक्योरिटी आप सिलेक्ट कर दो। सर कर ली। अब नेक्स्ट सिक्योरिटी को कंपेयर करो प्रीवियसली सिलेक्टेड के साथ। आप देखोगे रिस्क तो सेम है, रिटर्न कम हो रही है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर इन दो सिक्योरिटीज में कंपैरिजन करना हो, रिस्क दोनों की सेम है, तो आप कौन सी सिक्योरिटी सिलेक्ट करोगे सर? 8% वाली। जैसे ही 8 वाली सिलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो ये कौन सी सिचुएशन है सर? रिस्क तो सेम है लेकिन रिटर्न कम हो रही है। रिस्क तो सेम है बट रिटर्न क्या हो रही है? कम हो रही है। रिस्क सेम है, रिस्क सेम है और रिटर्न जो है वो कम हो रही है। तो उस सिचुएशन में हमें इस सिक्योरिटी को ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट सिक्योरिटी को कंपेयर करेंगे प्रीवियसली सिलेक्टेड के साथ। सिलेक्टेड के साथ कंपेयर करना है, ध्यान देना है। रिस्क आप देख रहे हो बढ़ रही है लेकिन रिटर्न उतनी ही है। अब मैं आपको कहूं कि दो सिक्योरिटीज आपके सामने, रिटर्न तो दोनों में 8-8% है लेकिन रिस्क एक में 4 है और एक में 5 है। तो क्या आप 5 के साथ जाओगे? ऑफ कोर्स नहीं सर। आप कहोगे जब रिटर्न 8% ही मिलनी है तो कम रिस्क के साथ जाऊंगा, तो 4% के साथ ही आप जाओगे। तो जो सिक्योरिटी सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड रहेगी, ये वाली आप छोड़ दोगे क्योंकि इसमें रिस्क आपकी बढ़ रही है और रिटर्न उतनी ही है। इसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटी में अगर देखें जो कि प्रीवियसली सिलेक्टेड के साथ कंपेयर करें तो रिस्क बढ़ रहा है सर लेकिन साथ में रिटर्न भी तो बढ़ रहा है। अगर रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ रहे हैं तो हमें ये सिक्योरिटी भी सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो सर ये भी सिलेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट को कंपेयर करना है प्रीवियसली सिलेक्टेड। अब इसके साथ कंपेयर करना है। सर आप देख सकते हो रिस्क तो बढ़ रही है, रिटर्न कम हो रही है। तो अगर आपको मैं कहूं कि सिलेक्ट करो एक सिक्योरिटी जिसकी 5% रिस्क है, आपको 9% की रिटर्न देगी। एक सिक्योरिटी जिसमें 6% की रिस्क है, रिस्क बढ़ जाएगी लेकिन रिटर्न कम मिलेगी। तो क्या आप 6 और 8 के साथ जाना चाहोगे? सर आंसर इज नो। रिस्क बढ़ रही है, रिटर्न कम हो रही है, तो बेवकूफ थोड़ी ना हम कि ये सिक्योरिटी सिलेक्ट करेंगे, इसको ड्रॉप कर दो। और नेक्स्ट सर 12-12%। आप देख सकते हो रिस्क बढ़ रही है लेकिन रिटर्न भी तो बढ़ रही है, और जब रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ती है तो हम ये वाली सिक्योरिटी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था? 3 सिलेक्ट होनी है। सर 3 सिलेक्ट हो गई, कौन कौन सी है? तो सर ये सिक्योरिटीज के नाम लिख देता हूं मैं यहां पे। 4% विद 8% रिटर्न। सर ये है सिक्योरिटी ए। एक तो सिक्योरिटी ए सिलेक्ट हो रही है।
5% रिस्क विद 9% रिटर्न, सर ये ई सिक्योरिटी है और 12 वाली है सी। तो सर ये 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट हो रही है, बाकी आप यहां पे ड्रॉप कर दोगे। आप चाहो तो बाकियों के नाम भी मेंशन कर सकते हो। 4 वाली सिक्योरिटी है डी, और 5 वाली सिक्योरिटी है आपकी बी, और 6 वाली सिक्योरिटी है आपकी एफ। तो सर ए, ई और सी, दीज 3 सिक्योरिटी शुड बी सिलेक्टेड। अगर आपको रूल से पता है और रूल नहीं भी पता है तो मैं कहूं सिंपल सी कॉमन सी बात है, आप कंपेयर करके देखो रिस्क और रिटर्न को, आप आंसर इजीली बता सकते हो। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 6 और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। बस सिलेक्ट करके बतानी है आपको सिक्योरिटी, आपको रूल पता होने चाहिए। अब कई बार क्या होता है, मान लो आपने ये 3 सिक्योरिटी तो सिलेक्ट कर ली, ए, ई और सी। अब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है सिलेक्शन के बाद कि बताओ ए, ई और सी जो 3 सिक्योरिटीज आपने सिलेक्ट करी है उनमें से कौन सी बेस्ट है, उनमें से कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट है। तो इस सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम एज ए प्रपोर्शन ऑफ, रिस्क प्रीमियम एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिस्क, कि आपको किस सिक्योरिटी में कितना रिस्क प्रीमियम मिल रहा है एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिस्क। सिचुएशन लिख देता हूं कि ये हमें कब कैलकुलेट करना है। इफ वी हैव टू select the best security, if we have to select the best security out of selected securities, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट करी है, लेकिन उन 3 में से भी अगर आपको बोल दिया जाए कि बताओ ये 3 में से बेस्ट कौन सी है, if we have to select the best security out of selected security, then risk premium as a proportion of risk, risk premium as a proportion of risk should be calculated only for selected securities। सारी की सारी सिक्योरिटीज के लिए कैलकुलेट नहीं करना, जो सिलेक्टेड सिक्योरिटीज है, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में 3, तो उन तीनों के लिए ही केवल आपको रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क कैलकुलेट करना है, ओनली फॉर द सिलेक्टेड सिक्योरिटी। सर कैसे कैलकुलेट करें रिस्क प्रीमियम? रिस्क प्रीमियम का मतलब है बेनिफिट एक तरीके से एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क, एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क मतलब कितनी रिस्क बियर करके मुझे कितना रिस्क प्रीमियम मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है रिस्क प्रीमियम अपॉन में रिस्क, रिस्क प्रीमियम अपॉन में रिस्क। सर रिस्क प्रीमियम क्या होता है? तो रिस्क प्रीमियम होता है आर एम माइनस आर एफ, और रिस्क तो आपका स्टैंडर्ड एविएशन से इंडिकेट हम करते हैं। आर एम की बजाय यहां पे आर पी लिख लो या आर एस लिख लो। आर एस रिस्क प्रीमियम क्या होता है? आर एस माइनस आर एफ अपॉन में रिस्क। देखो रिस्क तो स्टैंडर्ड एविएशन है, ये अपने को पता है। सर आर एस क्या होता है?
तो RS होता है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। कई बार सिक्योरिटी की जगह आपको अलग अलग पोर्टफोलियो दिए हुए होते हैं, तो वहां पे रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आप लिख सकते हो। और RF होता है रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न। ऑफ कोर्स रिस्क फ्री रिटर्न आपके लिए वर्ड नया नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको CAPM वगैरह में यूज करते हैं, पीछे भी मतलब यूज करा हुआ होता है आपने कहीं ना कहीं। रिस्क फ्री रिटर्न की अगर मैं बात करूं, सर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये जितने FD का इंटरेस्ट रेट, ये क्या होते हैं? रिस्क फ्री रेट होते हैं। और सिक्योरिटी रिटर्न, जो आप एक सिक्योरिटी से रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, वो सिक्योरिटी की रिटर्न है। तो सिंपल सी बात यह है कि मैं कहूं, मैं अगर बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा पैसा, मुझे मिलेगा 6% इंटरेस्ट, और अगर मैं इस सिक्योरिटी में पैसा डालूंगा तो मुझे मिलेगा 10%। तो आपको 4% जो मिल रहा है वो क्या है? प्रीमियम। सर क्यों? क्योंकि मैं उसकी रिस्क बियर कर रहा हूं, जिसकी वजह से इसको रिस्क प्रीमियम बोला जाता है, RS माइनस RF। अपॉन में रिस्क तो स्टैंडर्ड एविएशन आपका होता ही है। कब कैलकुलेट करना है? जब आउट ऑफ सिलेक्टेड सिक्योरिटीज में से आपको बेस्ट सिक्योरिटी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए। सर ये रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क ज्यादा हो तो अच्छा है कि कम हो तो अच्छा है? आप खुद सोच के देखो कि मुझे प्रीमियम में जो मिले, मुझे जो रिस्क के बदले में प्रीमियम मिले, वो ज्यादा हो तो अच्छा है कि कम हो तो अच्छा है? सर वो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो यहां पे मैं डिसीजन का क्राइटेरिया लिख देता हूं, क्या है? तो डिसीजन कैसे देना है? द सिक्योरिटी विद हाईएस्ट रिस्क प्रीमियम, द सिक्योरिटी विद हाईएस्ट रिस्क प्रीमियम as a proportion of risk, as a proportion of risk should be selected। वो सिक्योरिटी जिसमें रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क सबसे ज्यादा आएगा, हाईएस्ट आएगा, वो सिक्योरिटी आपने सिलेक्ट करनी है। हेडिंग पुट कर लो, रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क। कब कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला है, और क्या डिसीजन का क्राइटेरिया है, ये सब मैंने यहां पे लिख दिया है। इसको आप कॉपी करो, देन इसके बाद एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे, क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। एक क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे आपके पास पोर्टफोलियो गिवन है। पोर्टफोलियो लिख दो, सिक्योरिटी लिख दो, एक ही बात है, डजंट मैटर, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं ये बोल दूं कि ये ABCDEFGH, ये 8 पोर्टफोलियो है या 8 सिक्योरिटीज है। सर सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल सेम रहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको हर एक सिक्योरिटी की, हर एक पोर्टफोलियो की रिटर्न बता दी, हर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बता दिया। पहले पॉइंट में तो लास्ट क्वेश्चन की तरह कहते हैं 5 ऑफ दीज पोर्टफोलियोज आर एफिशिएंट। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एफिशिएंट पोर्टफोलियो वो कहलाएंगे जो सिलेक्ट होके आएंगे। इसका मतलब इस 8 में से
5 पोर्टफोलियो सिलेक्ट होंगे एंड 3 आर नॉट, 3 ड्रॉप हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं विच आर इनएफिशिएंट वन। सर ठीक है, वो तो जब हम अपनी प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों ही पता चल जाते हैं, भले ही क्वेश्चन हमसे इनएफिशिएंट पूछे भले ही एफिशिएंट पूछे। तो सबसे पहले तो सेकंड पॉइंट को कंसीडर किए बिना जो हमने लास्ट क्वेश्चन में काम किया है सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज का, वो कर लेते हैं। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 7। सर सबसे पहले तो इन सारी की सारी सिक्योरिटीज को आप रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, साथ में हम रिटर्न भी लिख लेंगे और साथ में सिक्योरिटीज के नाम भी लिख लेंगे, साथ में सिक्योरिटीज के नाम भी लिख लेंगे। रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे लोएस्ट रिस्क। सर लोएस्ट रिस्क है यहाँ पे 21, जिसकी रिटर्न है 12.5 और ये बी सिक्योरिटी है। 21 रिस्क है, 12.5 रिटर्न है और ये है बी सिक्योरिटी। 21 के बाद नेक्स्ट है 23, रिटर्न है 10, सिक्योरिटी है ए। 23, 10 एंड सिक्योरिटी ए। 23 के बाद नेक्स्ट है 25, 25 रिस्क है, रिटर्न है 15 और नाम है सिक्योरिटी का सी। 25, 15 और सिक्योरिटी का नाम है सी। 25 के बाद नेक्स्ट है 29, 29 की दो सिक्योरिटीज, 29, 16 डी, 29, 16 इज द रिटर्न, नेम ऑफ ड सिक्योरिटी इज डी और नेक्स्ट 29 की सिक्योरिटी है 29, 17 और ई। 29, 17 और ई, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऊपर नीचे कर लोगे, कोई किसी तरीके का डिसीजन में कोई चेंज नहीं आना। 29 के बाद है 32, 18 एफ, 32, 18 एफ। 32 के बाद है 35, तो 35, 14 और जी, 35, 14 और जी और लास्ट है 45, 20 और एच। 45, 20 और सिक्योरिटी का नाम है एच। रूल्स अप्लाई करेंगे सर। सबसे पहले जो फर्स्ट सिक्योरिटी है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट सिक्योरिटी को प्रीवियस सिक्योरिटी के साथ कंपेयर करेंगे। सर रिस्क तो बढ़ रहा है बट रिटर्न कम हो रहा है, तो रिटर्न कम हो रहा है तो हम ऐसी कोई सिक्योरिटी सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें रिटर्न कम हो रहा हो। नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे, रिस्क बढ़ रहा है रिटर्न भी बढ़ रहा है। सर जब रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट सिक्योरिटी भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया। नेक्स्ट को अब प्रीवियस के साथ कंपेयर करना है। सर रिस्क बढ़ रहा है 25 से 29, रिटर्न भी बढ़ रहा है 15 से 16, सर ये भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट को प्रीवियसली सिलेक्टेड के साथ कंपेयर करें तो सर रिस्क सेम है, रिटर्न बढ़ रहा है। अब मैं आपको कहूं दो सिक्योरिटीज इनका रिस्क तो सेम है, रिटर्न ई में ज्यादा है डी में कम है, तो आप कहोगे सर डी छोड़ दो, ई को कंसीडर कर लो। तो डी हो गई ड्रॉप्ड और ई को हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सेम रिस्क के साथ हायर रिटर्न के साथ आप जाना चाहोगे। नेक्स्ट 29 से रिस्क 32 हो रही है, रिटर्न 17 से 18 हो रही है, तो सर रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये भी आप सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट को प्रीवियस के साथ कंपेयर करेंगे, सर रिस्क बढ़ रहा है लेकिन रिटर्न कम हो रहा है, रिस्क बढ़ रहा है रिटर्न कम हो रहा है, हम ऐसी कोई सिक्योरिटी सिलेक्ट नहीं करते जिसमें रिटर्न कम हो रहा। और लास्ट है सर 45 को 32 के साथ कंपेयर करना है, रिस्क बढ़ रहा है रिटर्न भी तो बढ़ रहा है, तो सर ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है इनएफिशिएंट सिक्योरिटी कौन सी है। सर इनएफिशिएंट सिक्योरिटी है ए, डी और जी, दीज आर द इनएफिशिएंट सिक्योरिटीज। और सिलेक्ट कौन कौन सी हो रही है, सर एफिशिएंट है बी, सी, ई, एफ और एच। आई विल सजेस्ट यू, पहले आप आंसर नंबर 7 का ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, इसको कॉपी करो ताकि आप सेकंड पॉइंट को ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकोगे। इसमें डिसीजन क्या हुआ है, सर जहां पे करेक्ट का साइन है
वो सिलेक्टेड सिक्योरिटीज है, और जिनको मैंने सर्कल कर दिया है वो है इनएफिशिएंट सिक्योरिटी जो हमने सिलेक्ट नहीं करी है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 7, पहले आप इसको कॉपी करो, उसके बाद मैं आपको सेकंड पॉइंट रीड करवाता हूं और उसको सॉल्व भी करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखना, कहते हैं सपोज करो यू कैन ऑल्सो बोरो एंड लेंड एट एन इंटरेस्ट रेट जो कि रिस्क फ्री रेट है 12%। सिंपल सी मैं बात करूं तो क्वेश्चन कहना चाहते हैं रिस्क फ्री रेट अगर 12% आपका, तो विच ऑफ द अबव पोर्टफोलियो इज बेस्ट। तो क्वेश्चन कहता है ऊपर जो पोर्टफोलियो गिवन है उसमें से बेस्ट कौन सा है। अब देखो आप 8 की 8 सिक्योरिटी के लिए कैलकुलेशन करो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि ये 3 सिक्योरिटी तो सिलेक्ट होनी नहीं है, तो इसके लिए मैं अगर रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क कैलकुलेट कर भी लूंगा तो टाइम वेस्टेज वाली बात है। तो सर ऐसी सिचुएशन जहां पे हम ऑलरेडी सिक्योरिटी सिलेक्ट कर चुके हैं और हमें बेस्ट बताना है, तो हमें केवल और केवल सिलेक्टेड सिक्योरिटीज के लिए जो कि 5 है, इनके लिए रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क कैलकुलेट करना है। तो सेकंड पॉइंट में हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहां पे रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क। रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क, जिसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, जिसकी जगह आप चाहो तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो भी लिख सकते हो, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सर कौन कौन से पोर्टफोलियो आपके सिलेक्ट हो रहे हैं, बी, सी, ई, एफ और एच। बी, सी, ई, एफ और एच, तो बस इन्हीं के लिए कैलकुलेशन भी होगी। बी, सी, ई, एफ और एच, तो इन्हीं के लिए अपने को रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क निकालना है। सर सबसे पहले तो रिटर्न लेनी है पोर्टफोलियो की, दैट इज सिक्योरिटी की रिटर्न लेनी है 12.5, 15, 17, 18 और 20, 12.5, 15, 12.5, 15, 17, 18 और 20। ये तो सर आपको रिटर्न मिलेगी सिक्योरिटी से। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, एज पर क्वेश्चन सेकंड रिक्वायरमेंट आपको रिस्क फ्री रेट 12% कंसीडर करना है। सर रिस्क फ्री में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो 12% की रिटर्न आती है, अगर सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट करूंगा 12.5, मतलब आधा % मुझे रिस्क प्रीमियम मिलेगा। कितनी रिस्क बियर कर रहे हो आप, सर बी में आपको रिस्क बियर करनी है 21% की, सी में आपको 3% का प्रीमियम मिलेगा, कितनी रिस्क बियर करनी पड़ेगी 25% की, ई में आपको 5% प्रीमियम मिलेगा, कितनी रिस्क बियर करनी पड़ेगी सर 29% की, एफ में आपको 6% का प्रीमियम मिलेगा, कितनी रिस्क के लिए सर 32 की रिस्क के लिए, और एच में आपको 8% का प्रीमियम मिलेगा, कितनी रिस्क के लिए 45 की रिस्क के लिए। तो सर कैलकुलेशन कर लो रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क, जो कि काफी कम है बी में ये 0.02 है, मतलब ये है कि 1% की रिस्क के बदले आपको यहां पे
0.02 का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली यहां पे 3/25 तो ये आ जाएगा 0.12। इसका मतलब ये है कि आपको 1% की रिस्क के बदले में सी में 0.12 का एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। ई में है 5/29 0.17। तो सिक्योरिटी ई में आपको 1% की रिस्क के बदले में 0.17% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है 6/32 दैट विल बी 0.1875, जिसको राउंड ऑफ में आप 0.19 भी लिख सकते हो। मतलब सिक्योरिटी एफ में 1% की रिस्क के बदले में आपको 0.19% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। और लास्टली 18/45 इट विल कम 0.4। मतलब सिक्योरिटी एच में आपको 1% की रिस्क के बदले में 0.4% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। तो सर रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क सबसे ज्यादा है एच में। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, विच ऑफ द अबव पोर्टफोलियो इज बेस्ट? तो सर आंसर होगा पोर्टफोलियो एच इज बेस्ट। पोर्टफोलियो एच इज बेस्ट ड्यू टू हाईएस्ट रिस्क प्रीमियम एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिस्क। तो इस तरीके से आप रिस्क प्रीमियम एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो उन सिक्योरिटीज के लिए जो आपने सिलेक्ट करी है, और जहां पे आपको रिस्क प्रीमियम एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिस्क मैक्सिमम दिखाई दे, दैट पोर्टफोलियो दैट सिक्योरिटी विल बी बेस्ट। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप कॉपी कर लीजिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्लैरिटी आना जरूरी है। और क्लैरिटी कब आएगी? सर क्लैरिटी तब आएगी जब आप इन्हीं क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार रिवाइज करोगे। 3 से 4 बार जब हम रिवीजन करते हैं किसी भी टॉपिक को, तो वो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में, ब्लड में सेट हो जाता है। अकॉर्डिंगली 3 से 4 बार रिवीजन करने के बाद आपके सामने अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको काफी कम टाइम लगेगा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो रैंक होल्डर्स जो होते हैं, नो डाउट उनका दिमाग तो होता ही है, बट ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते सर गॉड गिफ्टेड होते हैं। नहीं, मेहनत उन्होंने करी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने एक बार बताया होगा और उन्होंने जाके एग्जाम में अप्लाई कर दिया होगा। नहीं, आंसर इज नो। कहीं ना कहीं उन्होंने 3 से 4 रिवीजन जरूर करे होंगे, तभी जाकर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजीली विद एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, दैट इज नॉन एज सीवी का कॉन्सेप्ट। इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको शॉर्ट में सीवी बोला जाता है। सीवी सर ये क्या इंडिकेट करता है? तो सीवी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिकेट करता है रिस्क एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न। इट इंडिकेट्स risk as a proportion of return। ध्यान देना, अभी आपने जो देखा था वो अलग था और ये अलग है। जो आप अभी देख कर आए वो था रिस्क प्रीमियम, ये है रिस्क। वो था एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिस्क, ये है एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न। तो सीवी क्या इंडिकेट करता है? सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहता है 1% की रिटर्न कमाने के लिए, 1% की रिटर्न कमाने के लिए आपको कितना रिस्क बियर करना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज सीवी, रिस्क एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न। तो सर हाउ टू कैलकुलेट सीवी?
तो सीवी कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला, रिस्क एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न, मतलब स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय रिटर्न। अब इसके अंदर आप देख सकते हो सर, रिस्क ऊपर है, रिस्क न्यूमरेटर में है और रिटर्न नीचे है। तो यहां पे इंडिकेशन यह है कि 1% की रिटर्न को कमाने के लिए कितना परसेंट रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो सीवी कम हो तो अच्छा है कि ज्यादा हो तो अच्छा है? सर सीवी जितना कम हो उतना अच्छा है। 1% की रिटर्न कमाने के लिए जितना कम रिस्क बियर करना पड़े उतना एक इन्वेस्टर के लिए बेटर है। तो डिसीजन का क्राइटेरिया क्या होगा? सर डिसीजन का क्राइटेरिया ये होगा कि सिक्योरिटी विद लोअर सीवी शुड बी सिलेक्टेड। सिक्योरिटी विद लोअर सीवी, लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शुड बी सिलेक्टेड। एसएफएम की प्रॉब्लम यही है कि यहां पे नाम से कोई आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल होता है। नाम से आइडिया लगाना मुश्किल है सर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, नाम से कोई आइडिया नहीं लग रहा। तो अपने को इन चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए। सर सीवी का मतलब होता है रिस्क एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बना स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में रिटर्न। अगर ऊपर स्टैंडर्ड एविएशन है तो जितना कम हो रिस्क उतना ज्यादा बेटर है। तो सीवी जितना कम हो उतना एक ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टर के लिए बेटर है। तो एज ए इन्वेस्टर हम लोअर सीवी सिक्योरिटी सिलेक्ट करते हैं। हेडिंग पुट कर लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और आपके सामने जो स्लाइड है इसको आप कॉपी कीजिए, देन हम इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर दूं, ये जो रिटर्न है, रिटर्न की जगह हो सकता है आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी दे दिया जाए। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर जो है उसमें बेनिफिट लिखना है। वो बेनिफिट रिटर्न के नाम से हो सकता है, वो बेनिफिट प्रॉफिट के नाम से हो सकता है, वो बेनिफिट एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से हो सकता है, वो बेनिफिट एक्सपेक्टेड एनपीवी के नाम से हो सकता है। न्यूमरेटर में रिस्क आनी है, डिनोमिनेटर में बेनिफिट आना है, जो कि किसी भी नाम से हो सकता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सपेक्टेड एनपीवी के नाम से गिवन है। एक कंपनी इज कंसीडरिंग प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दो प्रोजेक्ट आपके सामने एक्स और वाई। प्रोजेक्ट एक्स का एक्सपेक्टेड एनपीवी है 1,06,000, जिसका स्टैंडर्ड एविएशन 75,000 है, और वाई का एक्सपेक्टेड एनपीवी है 2,40,000, जिसका स्टैंडर्ड एविएशन 1,35,000 है। क्वेश्चन की डिमांड छोटी सी है, विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज ए मेजर ऑफ रिस्क। आपको सीवी निकालना है और उसके बेसिस पे रिकमेंड करना है कौन सा प्रोजेक्ट हमें सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सेक्शन बी में जो 2-2 नंबर के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंपल कहूं 2 नंबर का इस तरीके का क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आंसर नंबर ये 8 है। इसमें क्वेश्चन ने एक बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि आपको सीवी कैलकुलेट करना है। जब बोल ही दिया है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, सर स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में एक्सपेक्टेड एनपीवी। सिक्योरिटी दो है एक्स और वाई, दोनों का स्टैंडर्ड एविएशन है 75,000 और 35,000। 75,000 और 1,35,000, और एक्सपेक्टेड एनपीवी आप जनरेट कर रहे हो यहाँ पे, आप एनपीवी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्स से 1,06,000 का और वाई से 2,40,000 का। तो सर 75,000 का रिस्क है 1,06,000 के एनपीवी के लिए। तो इसका मतलब यह है
कि 1 रुपए का एनपीवी जनरेट करने के लिए हमें 0.71 71 पैसे का 0.71 का रिस्क बियर करना पड़ रहा है। 1 रुपए का एनपीवी कमाने के लिए, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 71 पैसे का रिस्क है। जबकि वाई में अगर बात करें तो वाई में 1 रुपए का एनपीवी कमाने के लिए आपको केवल और केवल अराउंड 56 पैसा 56 पैसा की रिस्क बियर करनी पड़ रही है। तो मैं अगर आपके सामने दो ऑप्शन रखूं, आपको कहूं सिक्योरिटी एक्स में 1 रुपया कमाने के लिए 71 पैसे का नुकसान आपको बियर करना पड़ सकता है, और दूसरे में मैं कहूं कि वाई सिक्योरिटी में 1 रुपया कमाने के लिए 56 पैसे का आपको रिस्क बियर करना है। आप कहोगे सर 1 रुपए के बदले में जब रिस्क मुझे कम जहां पे होगी वही तो मैं सिलेक्ट करूंगा। तभी तो हम कहते हैं लोअर सीवी के साथ हमें जाना होता है। तो यहां पे प्रोजेक्ट वाई शुड बी सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट वाई शुड बी सिलेक्टेड ड्यू टू लोअर सीवी, ड्यू टू लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 8 और इस सिंपल से आंसर को कॉपी कर लो जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 मार्क्स की वेटेज में आप इस तरीके का क्वेश्चन अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में आया हुआ है, बट ओल्ड न्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस चेंज होते हैं बट क्वेश्चंस जो है जस्ट डिलीट और ऐड होते हैं, बट जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते रहते हैं, भले ही सिलेबस चेंज होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर पैटर्न पे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। 2 सिक्योरिटीज ए एंड बी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10% एंड 20% ईच। पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अमाउंट में गिवन थी, क्योंकि इसके साथ एनपीवी गिवन था जो कि अमाउंट में होता है। तो अगर एनपीवी होगा अमाउंट में तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी अमाउंट में होगा। अब यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है परसेंटेज में है, तो आपको जो रिटर्न दी जाएगी वो भी परसेंटेज में दी जाएगी। इफ एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी इज 10% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, तो रिस्क अगर परसेंटेज में है तो रिटर्न भी परसेंटेज में। विच सिक्योरिटी इज बेटर, कहते हैं कौन सी सिक्योरिटी अच्छी है। गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डिसीजन आपने सीवी के बेसिस पे देना है। तो सर बिल्कुल सेम लाइन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 आपने सॉल्व किया, 9 को सॉल्व कर लो। सजेशन मेरा यही है, खुद करके देखो। सिमिलर तरीके का कभी भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे हमेशा उसको खुद ट्राई करो, भले ही मैं क्लास में डिस्कस उसको करूं या ना करूं। नहीं करूंगा तो ऑफकोर्स खुद करोगे ही, लेकिन अगर डिस्कस करूं तो भी आपको खुद ट्राई करके देखना चाहिए। सर 2 सिक्योरिटी है ए और बी, रिस्क है 10 और 20, रिस्क है 10 और 20 और रिटर्न है 10 और 30। तो ए में आ गया 1, इसका मतलब है 1% रिटर्न कमाने के लिए 1% का रिस्क बियर करना पड़ेगा। जबकि सिक्योरिटी बी में आपको 1% का रिटर्न कमाने के लिए केवल और केवल 0.7% का रिस्क बियर करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स लोअर सीवी इज बेटर, तो आप कहोगे सिक्योरिटी बी इज बेटर, सिक्योरिटी बी इज बेटर ड्यू टू लोअर सीवी, सिक्योरिटी बी इज बेटर ड्यू टू लोअर सीवी। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको लगता है आपको कॉपी करने की जरूरत है तो आप कॉपी कर सकते हो, खुद किया है आपने तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमेशा जब भी आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो हमने पीछे किया, हमेशा खुद अपने आप एज ए होमवर्क उसको करने की कोशिश करो। कई बार हम होमवर्क दे देते हैं, कई बार हम करवा देते हैं। करवाने के पीछे मेन पर्पज ये होता है
कई बार क्या है, बच्चा पीछे का बस कॉपी करता रहता है, वो चीजों को समझता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 करवाया, क्वेश्चन नंबर 9 डाउट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर ने बोल दिया होमवर्क है, तो बस जैसे ही होमवर्क बोला जाए वो डाउट में राइज हो जाता है। इस वजह से काफी बार कम हम क्या है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं अगर पॉसिबल हो तो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने किया, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 2015 दिसंबर में पूछा गया। टू सिक्योरिटीज A and B have a standard deviation of 10% and 15% each. If average return of security A and B is 12 and 20% respectively, so which security is better, and give decision on the basis of coefficient of variation. अब अगर आप कहो कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्या फर्क है दोनों में? सर कोई फर्क नहीं है, केवल और केवल फिगर्स में ही तो चेंज है। और क्या लगता है आपको, एग्जामिनर फिगर चेंज नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, एग्जामिनर का राइट है, कम से कम फिगर चेंज करने का तो राइट है ही। हाँ, क्वेश्चन आपसे वो वही पूछेगा जो उन्होंने आपको स्टडी मटेरियल में दिए, वर्कबुक में दिए, एमटीपी में दिए, आरटीपी में दिए, लेकिन फिगर्स तो देखो चेंज करेगा। स्टैंडर्ड एविएशन है सर 10% और 15%, और रिटर्न की बात करें तो 12 और 20। तो सिक्योरिटी ए में आपको 1% की रिटर्न कमाने के लिए 0.83% की रिस्क बियर करनी पड़ेगी, जबकि बी में केवल 0.75 है। तो सिक्योरिटी बी इज बेटर, सिक्योरिटी बी इज बेटर ड्यू टू लोअर सी। इसको आपको लगता है कॉपी करने की जरूरत है, कॉपी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बता दिए। सर पहला कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास काफी सारी सिक्योरिटीज गिवन हो विद दियर रिस्क और रिटर्न, और उनमें से हमें कुछ सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी हो, तो उसके कुछ रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हमें सिलेक्शन करना है। अब जो सिक्योरिटी सिलेक्ट होकर आई, अगर उसमें से हमें बेस्ट सिलेक्ट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जितना ज्यादा उतना अच्छा है, तो जिस सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क हाईएस्ट आएगा, दैट विल बी बेस्ट। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज का रिस्क और रिटर्न गिवन हो, और हमें सीवी के बेसिस पे सिलेक्शन करना हो, अगर हमें सीवी के बेसिस पे सिलेक्शन करना हो कौन सी बेस्ट है, तो आप सीवी कैलकुलेट कर लो। सीवी का मतलब होता है रिस्क एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न, या फिर एक्सपेक्टेड एनपीवी। जितना कम हो सीवी उतना बेटर होता है, तो सिक्योरिटी विद लोअर सीवी शुड बी सिलेक्टेड। और 5 क्वेश्चन हमने टोटलिटी में कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6 था सिलेक्शन पे, 7 था बेस्ट पे, और 8, 9, 10 आपने सीवी पे देखे। 8 और 10 आपके एग्जाम के क्वेश्चन थे, 9 मैंने आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सर मैंने जो 10 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं अभी तक, इनका कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस आप इसको सॉल्व करके लाओ, क्योंकि आगे चीजें और टफ होने वाली है। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको तब तक इजी लगता रहेगा चैप्टर, जब तक कि आप प्रीवियस क्लासेस का रिवाइज करके आते रहोगे। जस्ट एडिशन 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 है इसके अंदर आगे, और कॉन्सेप्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। इवन आप खुद देखो 10 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने कॉन्सेप्ट करवा दिए। सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट करना, सर एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना, वेरिएंस कैलकुलेट करना, रिस्क कैलकुलेट करना, सिलेक्शन, बेस्ट, सीवी। मतलब 10 क्वेश्चन के पीछे मैंने आपको 7 कॉन्सेप्ट करवा दिए। तो यहां पे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आगे आने वाली है।
जो कि आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, ग्रैब कर लोगे अगर आप पीछे का रिवीजन करके आते रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस होप के साथ कि आप ये 10 क्वेश्चन रिवाइज करके आओगे। थैंक यू, बाय बाय।